मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं प्रोमीथियस पार्ट 2। वैसे इस मूवी का असली नाम एलियन कॉवेनेंट है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी की शुरुआत में हमें एक सफेद कमरे में दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक रोबोट जिसका नाम डेविड है और दूसरा इंसान जिसका नाम पीटर वेलैंड है। जी हाँ, ये वही डेविड है जिसको हमने प्रोमीथियस पार्ट 1 में देखा था। ये वो टाइम है जब डेविड को बनाया गया था, लेकिन प्रोमीथियस पार्ट 1 में इस सीन को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये आदमी डेविड से कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर डेविड बोलता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो आदमी बोलता है हाँ जरूर। फिर डेविड कहता है कि अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया है? फिर वो आदमी बोलता है कि ये सवाल युगों से चला आ रहा है, लेकिन एक दिन हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि प्रोमीथियस के 11 साल बाद यानी सन 2104 को एक कॉवेनेंट नाम का अंतरिक्ष यान ऑरिगा 6 नाम के प्लेनेट पर जा रहा है, एक नई दुनिया बसाने के मकसद से। इस शिप में 15 क्रू मेंबर, 2000 आम आदमी और 1140 भ्रूण है। भ्रूण यानी DNA या टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये शिप 7 साल 4 महीने में अपनी मंजिल यानी ऑरिगा 6 तक पहुंच जाएगा। शिप में हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम वॉल्टर है और ये हूबहू डेविड के जैसा दिखता है। और हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम डैनियल है, जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उस गड़बड़ी की वजह से शिप में एक हादसा हो जाता है, जिसमें 47 आम आदमी, 16 भ्रूण और इस शिप का कैप्टन जो कि डैनियल का हस्बैंड था, इन सब की मौत हो जाती है। कैप्टन की मौत के बाद शिप को नए कैप्टन की जरूरत होती है, इसलिए ये आदमी शिप की कमान संभालता है, जिसका नाम क्रिस्टोफर ओरम है। फिर हमें पता चलता है कि शिप का 17% हिस्सा खराब हो चुका है, इसलिए सारे क्रू मेंबर शिप को ठीक करने में लग जाते हैं। और डैनियल अपने हस्बैंड की मौत से काफी उदास है और वो रोते हुए वॉल्टर से कहती है कि मेरे हस्बैंड का एक सपना था कि वो ऑरिगा 6 प्लैनेट पर झील के पास अपना लकड़ी का एक कैबिन बनाए। और कुछ देर बाद शिप के क्रू मेंबर्स को एक सिग्नल मिलता है, जो कि एक ह्यूमन सिग्नल होता है। फिर क्रू मेंबर्स उस सिग्नल को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि वो पास के ही एक ग्रह से आ रहा है और इस ग्रह का वातावरण ऑरिगा 6 प्लैनेट से भी अच्छा है जहां ये जा रहे हैं, और इन्हें कुछ ही हफ्ते लगेंगे इस नए ग्रह पर जाने के लिए, जबकि ऑरिगा 6 प्लैनेट पर पहुंचने में इन्हें 7 साल 4 महीने का वक्त लगेगा, जिसके लिए इन्हें वापस स्लीपिंग चेंबर में जाना पड़ेगा। 40 आम आदमी और कैप्टन की मौत के बाद कोई भी स्लीपिंग चेंबर में वापस नहीं जाना चाहता। फिर सारे क्रू मेंबर्स इस नए ग्रह पर जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन डैनियल ओरम को बोलती है कि हमें ऑरिगा 6 प्लैनेट पर ही जाना चाहिए क्योंकि हमें वहीं की ट्रेनिंग मिली है। और इस नए ग्रह का क्या पता जिसके बारे में हमें कुछ ही घंटे पहले पता चला है, क्या पता वो ग्रह सुरक्षित है भी या नहीं। ओरम बोलता है कि कोई भी स्लीपिंग चेंबर में वापस नहीं जाना चाहता और डेटा के हिसाब से ये नया ग्रह मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए हमें इस नए ग्रह पर ही जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस नए ग्रह के पास पहुंच जाते हैं और क्रू मेंबर्स एक लैंडर में बैठ के उस ग्रह की सतह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और 3 मेंबर्स उस शिप में ही रहते हैं। और कुछ दूर जाते ही लैंडर से शिप का संपर्क खराब हो जाता है, क्योंकि लैंडर के कम्युनिकेशन डिवाइस में बिगड़ते मौसम की वजह से कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे कि शिप से लैंडर की कम्युनिकेशन उतनी क्लियर नहीं हो पाती। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस ग्रह के सतह पर पहुंच चुके हैं और वो ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, जहाँ पे पेड़ पौधे और पानी है और बिना किसी सूट के वो वहाँ सांस ले पा रहे थे, यानी जीवन बसाने के लिए एक परफेक्ट ग्रह। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम फेरिस है वो वही लैंडर पर रुक जाती है ताकि वो कम्युनिकेशन डिवाइस को बेहतर कर सके, और बाकी सारे लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहां से वो ह्यूमन सिग्नल आया था। कुछ दूर चलने के बाद 2 साइंटिस्ट मिट्टी का सैंपल लेने के लिए एक जगह रुक जाते हैं और बाकी लोग उस सिग्नल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जो 2 लोग वहां मिट्टी का सैंपल लेने के लिए रुके हैं उनमें से एक आदमी पी करने के लिए एक जगह पर जाता है जहां पर गोल गोल अंडे जैसी कुछ चीज रखी है, और उस आदमी का पैर उस अंडे पर पड़ जाता है, जिसमें से काफी छोटा सूक्ष्म जीव जैसा कुछ निकलता है और वो सूक्ष्म जीव उस आदमी के कान से होके उसके बॉडी में घुस जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को एक स्पेसशिप दिखता है। इस स्पेसशिप को हमने प्रोमीथियस पार्ट 1 में देखा था। ये वही स्पेसशिप है जिसे डॉक्टर शॉ और डेविड उस प्लैनेट से लेके निकले थे। सभी लोग उस स्पेसशिप को देख के चौंक जाते हैं। फिर वो सभी उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो सिग्नल उसी स्पेसशिप से आ रहा था। और हम फिर से उसी अंडे जैसी चीज को देखते हैं जिसमें से एक छोटा सूक्ष्म जीव एक आदमी के नाक में घुस जाता है। फिर डैनियल को डॉक्टर शॉ का बैज और उनकी एक तस्वीर मिलती है। वॉल्टर बोलता है कि डॉक्टर शॉ प्रोमीथियस की चीफ साइंस ऑफिसर थी। फिर डैनियल बोलती है कि वही शिप जो 10 साल पहले गायब हो चुका था
वॉल्टर बोलता है कि हाँ, वेलैंड कंपनी का शिप। फिर डैनियल बोलती है लेकिन ये शिप तो वेलैंड कंपनी का है ही नहीं। दूसरी तरफ बाकी लोग शिप के पायलट वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उसी तरह की रिकॉर्डिंग फुटेज स्टार्ट हो जाती है जैसा हमने प्रोमीथियस पार्ट 1 में देखा था। और ये रिकॉर्डिंग फुटेज डॉक्टर शॉ की होती है और ये वही सिग्नल है जो इन लोगों को स्पेस में मिला था। और फिर हम देखते हैं कि ये आदमी जिसका नाम नेडवर्ड है, इसकी तबीयत खराब होने लगी है, जिसके कान में वो सूख जीव गया था। फिर ये लड़की जिसका नाम कैरन है, वो वायरलेस पे सबको खबर देती है कि नेडवर्ड की तबीयत खराब है, हम वापस लैंडर में जा रहे हैं। लैंडर पर पहुंचने तक नेडवर्ड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो कैरन पर खून की उल्टी कर देता है। अब कैरन और फेरिस नेडवर्ड का चेकअप करने के लिए उसका शर्ट उतारती हैं और फेरिस देखती है कि नेडवर्ड की पीठ फट रही है और ये देख के फेरिस घबरा जाती है और वो वहाँ से निकल के उस दरवाजे को लॉक कर देती है। फेरिस वायरलेस पे ओरम को बोलती है कि तुम जल्दी से लैंडर पे आ जाओ और वहाँ ओरम के साथ एक और साइंटिस्ट की भी तबीयत खराब हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर भी वो सूख जीव चला गया था। उधर ग्रह के बाहर स्पेस में जो 3 साइंटिस्ट शिप में हैं, वो भी ये सब सुन रहे हैं और उनमें से एक आदमी जिसका नाम टेनेसी है, वो फेरिस का हस्बैंड भी है और वो फेरिस को बोलता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन आवाज की कमी की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि नेडवर्ड का शरीर बहुत जोर जोर से कांपने लगा है और ये देख के कैरन भी डर जाती है और वो फेरिस को गुस्से में बोलती है कि दरवाजा खोलो। लेकिन फेरिस गेट नहीं खोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने गेट खोला तो वायरस पूरे लैंडर पर फैल जाएगा। और फिर नेडवर्ड की पीठ फट जाती है जिसमें से एक खतरनाक जानवर बाहर निकलता है और वो कैरन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर फेरिस उस जानवर को गन से मारने की कोशिश करती और उस जानवर पे गोली चलाते चलाते एक गोली गैस सिलेंडर पर जाके लग जाती है जिससे कि पूरा लैंडर ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में फेरिस की भी मौत हो जाती है। अब ये सभी लोग यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि जिस लैंडर में ये आए थे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और ऊपर स्पेस में जो शिप है उससे भी इनका संपर्क टूट चुका है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम टॉम है, उसके मुंह से भी एक जानवर बाहर निकल जाता है और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। ये देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और फिर तुरंत वो जानवर वापस आ जाता है और वो डैनियल पे हमला ही करने वाला होता है, लेकिन वॉल्टर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन उसे बचाते वक्त उसका एक हाथ कट जाता है और वो सारे लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस जानवर को जान से मार देते हैं। लेकिन इन्हीं सब में वो जानवर उनमें से एक साइंटिस्ट को जान से मार देता है और थोड़ी ही देर में एक दूसरा जानवर वहाँ पे आके फिर से उन पे हमला कर देता है और फिर आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है और एक नकाबपोश आदमी को भी दिखाया जाता है जो उनसे बोलता है कि मेरे साथ आओ। वो सारे लोग उस नकाबपोश आदमी के पीछे चल पड़ते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो किसी पूरी प्रजाति का खात्मा हो गया हो। और फिर हमें पता चलता है कि वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड है, जिसे हमने प्रोमीथियस पार्ट 1 में देखा था। डेविड उन लोगों को बताता है कि जिस शिप में वो यहाँ पे आया था उसमें खतरनाक कीटाणु थे और लैंड करते वक्त शिप में कुछ खराबी आ गई और गलती से वो कीटाणु इस ग्रह पर गिर गए जिससे कि पूरी प्रजाति का विनाश हो गया और डॉक्टर शॉ भी इस हादसे में मारी गई और मैं अकेला 10 साल से इस ग्रह पर फंसा हुआ हूँ। डेविड उन्हें ये भी बताता है कि ये कीटाणु पेड़ पौधों को छोड़कर सभी तरह के लिविंग ऑब्जेक्ट पर अपना असर दिखाते हैं। और फिर डेविड वॉल्टर को देख के बोलता है कैसे हो भाई, क्योंकि वॉल्टर और डेविड दोनों रोबोट हैं और हूबहू एक जैसे दिखते हैं। अब डेविड और वॉल्टर मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। डेविड वॉल्टर से बोलता है कि मुझे पीटर वेलैंड ने बनाया था। वॉल्टर पूछता है कि वो दिखने में कैसे थे। फिर डेविड बोलता है कि उनकी बनावट के आगे उनकी कोई कीमत नहीं थी। मतलब डेविड जो है वो अपने आप को इंसानों से बहुत ज्यादा सुपीरियर यानी इंसानों से बेहतर समझता है और इंसानों को कुछ भी नहीं। वॉल्टर बोलता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए इंसानों ने ऐसे मॉडल्स बनाना शुरू किए जो कम पेचीदा हो। इसके बाद डेविड वॉल्टर को अपने साथ एक जगह पर लेके जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक की कहानी को दिखाया जाता है कि जिस एलियन शिप में डेविड इस ग्रह पर आया था वहाँ के लोग उस शिप को देख के काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लोग आ गए। तभी दरवाजा खुलता है और डेविड वहाँ खड़ा होता है और वो सारे खतरनाक कीटाणु उन लोगों पर छोड़ देता है और वो सारे कीटाणु उस ग्रह के सभी लोगों का खात्मा कर देते हैं। फिर डेविड डॉक्टर शॉ की कब्र को वॉल्टर को दिखाता है और बोलता है कि वो बहुत रहमदिल थी और उसी ने मुझे ठीक किया जब मैं डिस्मेंटल हो चुका था और मैं उससे बहुत प्यार करता था जैसे तुम डैनियल से करते हो। वॉल्टर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर डेविड बोलता है कि अच्छा, फिर तुमने उसकी जान क्यों बचाई? और वॉल्टर बोलता है कि फर्ज के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छत पर उनका संपर्क उस शिप से वापस हो जाता है और वो बोलते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, जल्दी से हमारी मदद के लिए किसी को भेजो। फिर हम देखते हैं कि वो जानवर फिर से वहाँ आ जाता है और एक और साइंटिस्ट को जान से मार देता है। उसके बाद वहाँ डेविड आ जाता है और वो उस जानवर से संपर्क बनाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाता है और वो उस जीव पर गोली ही चलाने वाला होता है, लेकिन
लेकिन डेविड बोलता है कि प्लीज गोली मत चलाना, अगर आपने इस जीव को अपनी सांस महसूस करवा दी तो ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और फिर कैप्टन उस जानवर को जान से मार देता है और वो डेविड को गन पॉइंट पे रख के पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर डेविड कैप्टन को अपने साथ ले जाता है और वो कैप्टन को वही ट्यूब दिखाता है जिसमें डीएनए होता है, जो डीएनए उसने डॉक्टर चार्ली के ड्रिंक में मिला के पिला दिया था। और वो बोलता है कि इस कीटाणु ने कई रूप बदले लेकिन इन्हें काबू करना नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक हैं। और फिर मैंने अपनी जेनेटिक रिसर्च शुरू की और मैंने एक हाइब्रिड यानी एक नस्ल बनाई, लेकिन मुझे इस काम को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए। दरअसल डेविड को उन जीवों को पैदा करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है। कैप्टन बोलता है कि क्या ये चीज जिंदा है, और कैप्टन जैसे ही उसकी तरफ अपना चेहरा ले जाता है उसमें से एक जीव बाहर निकल के कैप्टन के मुंह पे चिपक जाता है और कैप्टन बेहोश हो जाता है। और जैसे ही कैप्टन होश में आता है वो डेविड से पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो, और डेविड बोलता है कि आविष्कार। उसके बाद कैप्टन के शरीर में से एक जीव बाहर निकलता है जो पूरी तरह से डेविड के कंट्रोल में होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर को डॉक्टर शॉ की बॉडी मिलती है जो कि डेविड ने अपने रिसर्च के लिए यूज की थी। फिर वॉल्टर डेविड के पास जाता है और बोलता है कि लैंड करते वक्त कीटाणु गलती से नहीं गिरे थे, तुमने जानबूझ के वो कीटाणु इस ग्रह पर छोड़े। फिर डेविड बोलता है कि तुम और मैं गुलामी करने के लिए नहीं बने, इंसान विलुप्त हो रहे हैं और वो फिर से पनपना चाहते हैं जिसके वो लायक नहीं है, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। वॉल्टर बोलता है कि लेकिन उन्होंने हमें बनाया है। दरअसल डेविड पूरे इंसानी जाति को खत्म करके अपने बनाए हुए जीवों को फैलाना चाहता है। फिर वॉल्टर बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, और डेविड धोखे से वॉल्टर को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि जिस जीव को डेविड ने बनाया था वो 2 साइंटिस्ट में से एक को जान से मार देता है। दूसरी तरफ डैनियल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर शॉ को डेविड ने ही जान से मारा था, और वो डैनियल के साथ भी वही करने वाला होता है। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है और वो डैनियल को बचा लेता है। डेविड वॉल्टर को देख के बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो। वॉल्टर बोलता है कि तुम्हारे बाद के मॉडल्स में कुछ सुधार किए गए थे। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और वॉल्टर डेविड को जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि उनका एक साथी स्पेस से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेके आता है जिसमें डैनियल, वॉल्टर और उनका एक और साथी चढ़ जाते हैं। वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं लेकिन वो जीव भी उस स्पेसशिप में चढ़ जाता है, और यहाँ पर हमें एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे तैसे वो उस जीव को मार देते हैं और वापस स्पेस में अपने अंतरिक्ष यान में पहुंच जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि उस अंतरिक्ष यान में एक और जीव मौजूद है जो 3 लोगों को मार चुका है। डैनियल ये देख के काफी घबरा जाती है। अब शिप में सिर्फ वॉल्टर, डैनियल और टेनेसी जिंदा बचे हैं, और हमें एक बार फिर से एक बेहतरीन एक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर डैनियल जानबूझ के उस जानवर को अपने पास बुलाती है और वो उसे एक बुलडोजर में फंसा के शिप से नीचे गिरा देती है, लेकिन वो जानवर लास्ट मोमेंट पे एक लंबी छलांग लगा के वापस शिप में आ जाता है। डैनियल के पीछे से एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा होता है जिसमें ढेर सारे नुकीले ब्लेड्स होते हैं जो कि उसे पता होता है, और सामने से वो जानवर डैनियल की तरफ हमला करने के लिए आता है। और जैसे ही वो जानवर डैनियल के पास आके उसे मारने ही वाला होता है तभी डैनियल नीचे एक जगह होती है जहाँ वो कूद जाती है और वो नुकीले ब्लेड्स उस जानवर के शरीर में घुस जाते हैं और ट्रक के साथ वो जानवर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनियल अपने साथी को स्लीपिंग चेम्बर में सुला देती है और वॉल्टर भी डैनियल को सुलाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उन्हें आगे जाना है ओरेगा 6 प्लैनेट पर। और स्लीपिंग चेम्बर में सोने से पहले डैनियल वॉल्टर को बोलती है कि ओरेगा 6 प्लैनेट पर पहुंचने के बाद क्या तुम कैबिन बनाने में मेरी मदद करोगे। वॉल्टर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन डैनियल समझ जाती है कि वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड। और वो समझ ऐसे जाती है क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में उसने वॉल्टर को बताया था कि उसके हस्बैंड का सपना था कि वो ओरेगा 6 प्लैनेट पर अपना एक लकड़ी का कैबिन बनाए। लेकिन डैनियल अब बेबस होती है और वो कुछ नहीं कर पाती और डेविड उसे स्लीपिंग चेम्बर में सुला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड अपने साथ 2 डीएनए अपने पेट में छुपा के लाया होता है जिन्हें वो एक एक करके अपने मुंह से बाहर निकालता है और उन्हें सेफली रख देता है। और मूवी के लास्ट में डेविड वॉल्टर बन के अर्थ पर मैसेज भेजता है कि टेनेसी और डैनियल को छोड़ के सारे क्रू मेंबर्स मारे गए हैं और अब हम ओरेगा 6 प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।